नमस्कार। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र के शिक्षण अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज उसकी प्रकृति का विशद अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने शिक्षण के अर्थ एवं परिभाषा को लिया था। शिक्षण की प्रकृति की जहां तक हम बात करें तो शिक्षण को भी कला एवं विज्ञान दोनों स्वरूपों में ही स्वीकार किया गया है। शिक्षण को कला रूप में स्वीकार करने की झलक हमें प्राचीन समय से प्राप्त होती है। प्राचीन दृष्टिकोण में शिक्षण को क्योंकि मानव का व्यवहार के रूप में समझा जाता था, मानव व्यवहार के रूप में शिक्षण पढ़ाया जाता था या शिक्षण की क्रिया चलती थी, इसलिए इसे कला के क्षेत्र में या कला के अंतर्गत लिया गया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, यानी आधुनिक दृष्टिकोण में अगर हम शिक्षण को देखें तो शिक्षण को विज्ञान के रूप में समझा गया है या शिक्षण की प्रकृति को वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में देखा गया है, क्योंकि विज्ञान की तरह ही इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षण की क्रियाओं तथा शिक्षक व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जा सकता है। इसलिए नवीनतम तकनीकियों के विकास के कारण शिक्षण की प्रकृति को वैज्ञानिक या विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। तो मुख्य रूप से हम ये मान सकते हैं या सार रूप से हम ये मान सकते हैं कि शिक्षण कला मानव व्यवहार के रूप में एवं विज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के रूप में होने के कारण से दोनों रूपों में इसकी प्रकृति को समझा जाता है या माना जाता है। अब हम बिंदुवार इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग में या शिक्षण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य एक अंतःक्रिया चलती है। इन दोनों तत्वों की अनिवार्यता यहाँ होती है, इसलिए शिक्षण की प्रकृति के अंतर्गत ये माना गया है कि ये एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है और यह अंतःक्रिया किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर की जाती है। इसकी प्रकृति का दूसरा बिंदु है शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। यानी हमने शिक्षण की जहां शुरुआत की थी, इसकी अवधारणा एवं संप्रत्यय को समझने का प्रयास किया था, तब हमने देखा था कि शिक्षण अपने आप में एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें समाज के तत्वों या घटकों की आपस में अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही समाज के बिंदु होते हैं, अतः उनमें चलने वाली क्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। दूसरा ये व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक या एक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन हेतु इस व्यवसाय को अपनाता है, इसलिए भी ये व्यावसायिक प्रक्रिया बन पड़ती है। इसका जो तीसरा बिंदु है, शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस होती है। ये किसी न किसी उद्देश्य को निर्धारित करते हुए ही यह प्रक्रिया चलाई जाती है। अन्यथा अगर शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं होता है तो उसे शिक्षण भी नहीं कहा जाता। अतः ये माना गया है कि शिक्षण की प्रकृति उद्देश्यपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मानव के विकास के लिए मानव के सभी उन पहलुओं में उनका ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष तीनों रूप या तीनों पक्ष आते हैं, जिनका विकास शिक्षण के द्वारा किया जाता है। यानी मानव के ज्ञान पक्ष, उसकी भावनाओं से संबंधित पक्षों का एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित चीजों का वर्धन किया जाता है, परिष्करण किया जाता है, उनको विकसित किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। इसलिए शिक्षण को एक विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत भी लिया जाता है। इसका अगला पॉइंट है शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। यानी जहां हमने पहले बिंदु में पढ़ा था कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, वही चीज आगे यहाँ बताई गई है कि शिक्षण एक आमने सामने वाली प्रक्रिया है। हालांकि वर्तमान समय में हमने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर ऑनलाइन के रूप में कर दिया है। हमारे समकक्ष इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। यह यूट्यूब चैनल व अन्य सोशल मीडिया के द्वारा भी हम इसका शिक्षण का कार्य करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अदृश्य रूप में ये मानते हैं कि ये आमने सामने वाली प्रक्रिया है और इसमें एक वक्ता या एक व्यक्ति
अपने सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है या किसी भी तरह का सोद्देश्य पूर्ण एक प्रक्रिया चलाता है और जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। इसका जो अगली इसकी प्रकृति है वो है कि शिक्षण एक उपचारात्मक या रेमेडियल प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यानी शिक्षण के अंतर्गत बालक की समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, उनकी क्वेरीज को शांत किया जाता है। अतः ये एक उपचारात्मक प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती है। इसका अगला बिंदु है शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण को एक लॉजिकल प्रोसेस माना है। तार्किक प्रक्रिया से यहाँ तात्पर्य है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो सामान्य रूप से जब चाहे जैसे चाहे नहीं चलाई जाती, बल्कि उसकी यह प्रक्रिया तर्क या लॉजिक पर आधारित होती है। और इस लॉजिक के जो प्रमुख घटक है वो है नियोजन, यानी ये प्री प्लानिंग होती है, प्लानिंग करके ही टीचिंग प्रोसेस चलाई जाती है। इसके अंदर एक पाठ्य वस्तु होती है, एक कंटेंट होता है और उस कंटेंट का चयन विश्लेषण करने के उपरांत ही वह पढ़ाया जाता है। शिक्षण सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि आगे उसका मूल्यांकन करना भी अनिवार्य होता है। और ये चारों घटक नियोजन, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, मूल्यांकन आदि तर्क शक्ति पे आधारित होते हैं। लॉजिक वे से इनका निर्धारण एवं इनका चयन किया जाता है, इसलिए इसको एक तार्किक प्रक्रिया भी मानी जाती है। इसमें ये नहीं होता कि पाठ्य वस्तु का कोई सा भी पाठ कभी भी हम उठा के पढ़ा दें या बिना किसी पूर्व तैयारी के हम कक्षा में जाके पढ़ाना शुरू कर दें या पढ़ाने के उपरांत मूल्यांकन स्वरूप कोई भी प्रक्रिया क्लास में न अपनाएं। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो वो शिक्षण प्रक्रिया नहीं कहलाती है। इसलिए माना जाता है कि शिक्षण की प्रकृति तार्किक होती है। इसका अगला बिंदु है शिक्षण का मापन किया जाता है। यानी शिक्षण के अंतर्गत चलने वाले शिक्षक के व्यवहारों का मापन किया जा सकता है, यह अवधारणा मानी जाती है। और इसी अवधारणा या पूर्व धारणा के कारण ही ये माना जाता है कि शिक्षण का मापन हो जाता है या किया जा सकता है। यानी शिक्षक के व्यवहारों का मापन करके उनका परिष्करण किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसका अगला बिंदु है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। हमने जब शिक्षण के अर्थ को समझने का प्रयास किया था तो हमने देखा था कि जॉन डेवी ने शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु या वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्लूम के अनुसार देखें तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जिस रूप में उन्होंने समझाई है, उसमें जो 3 ध्रुव या 3 कंपोनेंट्स लिए हैं उनमें प्रमुख है शिक्षण के उद्देश्य। यानी शिक्षण प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण होना अनिवार्य है कि किन उद्देश्यों को ध्यान में हम इस प्रक्रिया को चला रहे हैं। दूसरा है सीखने के अनुभव, यानी एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग, यानी हमारे अनुभव उन सीखने को लेकर किस प्रकार के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दुखद है या सुखद है, इनका भी ध्यान देना या इन अनुभवों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को चलवाना भी अनिवार्य हो जाता है। और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन, जैसा हम चाह रहे हैं, जिस तरह के उद्देश्यों का हमने निर्धारण किया है उसके अनुसार हमने जो सीखने की प्रक्रिया अनुभवों के आधार पर चलाई गई है, और अंत में व्यवहार परिवर्तन क्या हमने उस प्रकार के पाए हैं। इन सब तीनों चीजों को एक प्रक्रिया के रूप में अपना पाना और प्राप्त कर पाना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसलिए शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी या ट्राइपोलर प्रोसेस भी माना गया है। इसका अगला बिंदु है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की विधियों से संभव है। यानी शिक्षण को हम कक्षा में यानी औपचारिक रूप में विद्यालय के अंदर भी कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करके दे सकते हैं, एवं अनौपचारिक रूप से परिवार, समाज, मनोरंजन के साधनों से अपनी मित्र मंडली के अंतर्गत भी हम शिक्षण का कार्य या प्रक्रिया चला सकते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए और अंत में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी होने चाहिए। तो कहने से तात्पर्य है कि शिक्षण की जो प्रकृति है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। दोनों विधियों के द्वारा हम बालकों में शिक्षण की प्रक्रिया को चला सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण बालक में वातावरण के प्रति अनुकूलन या समायोजन को बढ़ाता है। यानी
शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है कि बालक को शिक्षित करके पर्यावरण के या समाज के साथ अनुकूलन का भाव पैदा करना या समायोजित करना है। और शिक्षण के द्वारा भी अगर बालक में समायोजन की प्रक्रिया नहीं होती तो हमारा ये मानना है कि वो बालक पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाया है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें। बालक जब जन्म लेता है, उसको जब इच्छा होती है, वह भूख लगती है तो भूख के लिए रोने लगता है, प्यास के लिए तो प्यास को, सुबह उठकर कब खाना है, पूरे दिन में क्या दिनचर्या होती है, ये प्रारंभिक समय में निर्धारित नहीं होती है। लेकिन एक माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार, सीमाओं के अनुसार उसे शिक्षित किया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, कि किस समय उन्हें किस तरह का कार्य करना चाहिए, किस उम्र में उनके व्यवहार किस प्रकार के होने चाहिए, वो ही उचित होता है। और उनको अपनाकर या उनको सीखकर बालक समाज में और वातावरण में अपना अनुकूलन करता है, समायोजन करता है। अगर वो उस स्थिति में वो समायोजन नहीं कर पाता या वो सीख नहीं पाता है तो समाज में उसके प्रति गतिरोध बढ़ता है या बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अतः सीखना अपने आप में समाज के साथ, वातावरण के साथ अनुकूलन को सिखाता है। यानी शिक्षण बालक में वातावरण के प्रति अनुकूलन या समायोजन की प्रक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। शिक्षण की प्रकृति के अंदर जो अगला बिंदु है वो है शिक्षण अभिप्रेरणा का माध्यम है। यह मोटिवेशन देने का एक मोड या मीडियम होता है। यानी शिक्षण बालक में किसी चीज को या नवीन चीज को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का कार्य भी करता है। तो इसकी प्रकृति अभिप्रेरित करने योग्य भी होती है। अगला है शिक्षण भाषा संप्रेषण का कार्य करता है। शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से भाषा संप्रेषण पर निर्भर रहता है, क्योंकि बिना प्रभावी भाषा का प्रयोग किए हुए और संप्रेषण का सही एवं प्रभावी प्रयोग न करके हम शिक्षण को भी प्रभावी नहीं बना सकते। अतः विभिन्न तथ्यों, संप्रत्यों, सिद्धांतों आदि का बोध भाषा संप्रेषण के द्वारा ही संभव होता है। अतः शिक्षण भाषा संप्रेषण का भी माध्यम या कार्य करता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक सतत प्रक्रिया है। यानी शिक्षण प्रशिक्षण से शुरू होता है। व्यक्ति सीख कर उसे बार बार दोहरा कर किसी कार्य को सीखता है, चाहे वो शब्दों का प्रयोग है, अर्थों का प्रयोग है, कविता का बार बार में प्रशिक्षण लेना, उसको गाकर सीखना, कार्यों का अभ्यास करना, प्रशिक्षण लेकर सीखना आदि कार्यों को करता है। चलना सीखना, गाड़ी चलाना सीखना, किसी कार्य को करना सीखना, तो ये सब चीजें शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण के माध्यम से शुरू होती है। यानी उसकी पहली सीढ़ी प्रशिक्षण बनती है और उसका अंत अनुदेशन तक एक सतत क्रिया के रूप में चलता है। अनुदेशन से तात्पर्य यहाँ है कि निर्देश द्वारा फिर कार्यों को करना एवं करवाना इसका अंतिम पड़ाव होता है और वहां शिक्षण समाप्त होता है। लेकिन तब तक यानी प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक एक कंटिन्यूअस चलने वाली एक ये प्रोसेस होती है। इसका अगला बिंदु है शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण हमारे लिए एज ए गाइड कार्य करता है। वो जीवन की समस्याओं को सुलझाने में या उनका सरलतम समाधान करने में हमारा पथ प्रदर्शन भी करता है। इसका अगला बिंदु है शिक्षण शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का विकास करता है। यानी शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी नवीन चीजों को, नवीन संप्रत्तियों को सीख पाता है और विभिन्न उदाहरणों को समझकर अन्य स्थानों पर नवीन क्रिएशन या नवीन खोज या नवीन सृजन कर पाने की उपलब्धि या काबिलियत उसके अंदर विकसित होती है। तो ये सृजनात्मक जो हमारी क्षमताएं हैं उनका विकास शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थी में करवाता है। और अंतिम है शिक्षण क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षण हमें मोटिवेट करके, अभिप्रेरित करके, हमें सृजनात्मकता का विकास करके हमें क्रियाशील बनाने का प्रयास करता है। एक बालक स्वयं पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होता, बल्कि एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनी भिन्न भिन्न उद्दीपन परिवर्तनों के माध्यम से या उद्दीपक देकर बालक को क्रियाशील बनाता है किसी कार्य को करने के लिए। तो ये विभिन्न जो बिंदु हैं ये सभी शिक्षण की
प्रकृति के अंदर आते हैं और इन सब के द्वारा हम शिक्षण की प्रकृति को भली भांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।